हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान में रसायन शास्त्र को हम लोग डिस्कस करें। रसायन शास्त्र से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 52 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 53 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। 53 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन। याद रखिएगा, अगर इसके बारे में बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, बर्फ के जैसा दिखती है। इस शुष्क बर्फ को जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। शुष्क बर्फ बिना द्रव में बदले उधर पातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। तो याद रखिएगा, जो शुष्क बर्फ है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में दिखता है। शुष्क बर्फ क्या है तो आपको मालूम है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और 55 है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, तो CO2 के कारण, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लाइम वाटर जो होता है यानी चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये चूने के पानी में प्रवाहित होता है, तो ये चूने का पानी क्या करता है, दुधिया के रूप में बदल देता है, यानी COOH इंटू 2 प्लस CO2 बराबर CaCO3 प्लस H2O प्राप्त होता है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट का जो मुख्य घटक है वो कौन कौन सा है, याद रखिएगा, चूना पत्थर, सिलिका, ये सभी जो है सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। तो सिलिका और चूना पत्थर, ए और बी बिल्कुल सही है। सीमेंट के निर्माण में प्रयोग होने वाले जो मुख्य घटक हैं, लाइमस्टोन है, SiO2 है यानी सिलिका है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करके उनकी अभिक्रिया के बाद जो है सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है, और इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। 57 है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघटय के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचायक या संचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों और इन्वर्टरों में प्रयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियों के ही उदाहरण हैं। 58 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं, याद रखिएगा। 59 है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है, हार्ड कौन है, तो आपको मालूम है हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रयोग जो हीरा है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से प्रबल बलों के द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने और कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। 60 नंबर है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। 61 है, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु किसका मिश्रण है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पारद धातु है जिसका मिश्रण है वो है पारद युक्त मिश्र धातु, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा,
देखिए पारद धातु मिश्रण पारद मिश्र युक्त मिश्र धातु होती है। जो पारद धातु होता है ये पारद युक्त मिश्र धातु होता है। 62 है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है मुख्यतः है क्या है? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होता है ये क्या होता है, कौन सी गैस होता है? तो याद रखिएगा जो खाना बनाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो होता है मीथेन गैस। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा, कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। 63 है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है यानी लिक्विड है? निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा यानी बी ऑप्शन। सामान्य तापमान पर पारा लिक्विड रूप में रहता है। पारा का प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। देखिए बुखार जब होता है तो डॉक्टर थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। उस थर्मामीटर में पारा जो है क्या पारा मिलाया जाता है यानी पारा भरा रहता है। ठीक है, तो ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। 64 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब आप ठोस कपूर के टुकड़े को रख दीजिएगा मतलब कि खुले वातावरण में तो कुछ समय पश्चात ये वाष्पित हो जाता है। इसका कारण है उदरपातन, डी ऑप्शन। उदरपातन के कारण कपूर जो होता है वाष्प में तब्दील हो जाता है। ठोस, देखिए जो ठोस कपूर होता है कपूर से वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है इसको उदरपातन कहते हैं। उदरपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। 65 है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयुक्त की जाने वाले जो अमोनियम क्लोराइड चूर्ण है इससे निकलने वाला जो धुआं है वो किसका है? पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं है यह धुआं किसका बना होता है? यह धुआं होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यानी ये जो धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। जो पीतल के बर्तन होते हैं इनको कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 66 है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो आपको मालूम है नींबू खट्टा होने का जो कारण है वो है साइट्रिक अम्ल। क्या? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और इसी साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। 67 है, वाहनों से निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है? वाहन यानी मोटर गाड़ी से निकलने वाले जो गैस होते हैं वो कौन सी गैस होते हैं? तो देखिए अगर बात करें तो वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। इस प्रश्न के उत्तर मतलब कि एक से अधिक विकल्प के रूप में सही होगा। 68 है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जितना कार्बन उतना कठोरता। इसके बारे में अगर बात करें तो इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। 69 है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीच ब्लेंड से। पीच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पीच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है, याद रखिएगा। लेकिन पीच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपत्ति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पीच ब्लेंड का ही शोधन किया था। 17 नंबर है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो इसका मतलब है तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरीन के कारण। अगर आप
तालाब में तैरते हैं तो आपकी जो त्वचा है इसको नुकसान पहुंच सकता है, क्लोरीन के कारण ऐसा होता है। इसके बाद 71 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जब आप जलाइएगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से याद रखिएगा पानी बनता है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए इसका फॉर्मूला याद रखिएगा पानी बनने का। हाइड्रोजन को जलाने से जल का निर्माण होता है, H2 प्लस O2 मिलकर 2H2O का निर्माण करता है, H2O यानी जल। 72 है, सोने को घोला जा सकता है किस एसिड में? सोना को किस में घोला जाता है? तो सोना को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। किसमें? एक्वा रेजिया। क्या ऑप्शन में दिया गया है? तो सोना को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन के दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 73, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोफ्लोरिक जो मतलब कि जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है कांच में नहीं रखा जाता है। ऐसा इसलिए कि जो हाइड्रोफ्लोरिक है ये अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है और यह कांच की अगर बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मतलब कि क्या करके प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कांच में नहीं रखा जाता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेता है और करने के बाद जो है बोतल में विस्फोट उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा। 74 है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? वह धातु है आपका तांबा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है, इसे पटीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटीना। 75 है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 76, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी के द्वारा चोक हो जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित करके गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। 77 है, निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है हेमेटाइट के द्वारा। डी ऑप्शन। हेमेटाइट लौह मतलब कि अयस्क से जो लौह मतलब कि हेमेटाइट है, ये अयस्क से हेमेटाइट अयस्क लोहे की प्राप्ति होती है। हेमेटाइट इसका सही जवाब हो जाएगा, ये लोहे का अयस्क है। 78 है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है वो है आपका ऑप्शन ए, जल में अधिक ये विलय होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस जो है बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। अभिक्रिया को देख सकते हैं, CaOCl2 प्लस CO2 मिलकर CaCO3 प्लस Cl2 का निर्माण होता है। इसी तरह CaOCl2 प्लस 2HCl मिलकर CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 का निर्माण होता है और CaOCl2 प्लस H2SO4 के साथ मिलकर CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 का निर्माण होता है। 79 है, जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होता है? पीतल का जो घनत्व है याद रखिए 8300 kg प्रति मीटर क्यूब,
यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। कैसे 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यों है? 3 गुणे पीतल बराबर 1 भाग जस्ता और 2 भाग तांबा। ठीक है, इसमें आप देखिएगा तो 1 भाग जस्ता बराबर 7100 प्लस 2 गुणे यानी जो 2 भाग तांबा है ये 89 मतलब कि 8900 है, और ये जो है जोड़कर इसको कितना, इतना। तो 1 भाग पीतल में जो है जितना मतलब कि प्राप्त 1 भाग अगर पीतल प्राप्त करना है तो ये जितना इसका जो ऐड आएगा इसको 3 से भाग कीजिएगा तो इतना प्राप्त हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो 80 नंबर है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बताइए क्या मतलब कि क्या होता है इस विधि में? तो जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन के विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव जो है बनाया जाता है। तो बर्तन जो होता है, अगर जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन किया जाता है तो इस विधि में बर्तन को क्या किया जाता है? ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव के रूप में इसे निर्माण किया जाता है। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन के विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऋणात्मक हो जाता है। इसे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। 81 नंबर है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्र धातु है आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? स्टेनलेस स्टील यानी धब्बा रहित जिसे लोहा भी कहते हैं, यह एक मिश्र धातु है जिसके संगठक इस तत्व का जो अब ये जो इसके संगठक हैं जो संगठक तत्व हैं वो इस प्रकार है। जैसे स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन आदि की जो है जरूरत पड़ती है। इसमें कितनी मात्रा किसकी चाहिए? आयरन की सबसे ज्यादा, क्रोमियम का उसके बाद, और मैग्नीज का उसके बाद, और कार्बन का सबसे कम। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में निकेल जो है यानी 0.8% मिलाया जाता है। तो आप मात्रा को याद रखिएगा। 82 वही प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम का जो है ये मिश्र धातु होता है, लोहे और क्रोमियम, सी ऑप्शन। 83 है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीटा किरण यानी सी ऑप्शन। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा धन आवेशित, बीटा ऋण आवेशित तथा गामा उदासीन किरणें होती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2882। 2882 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु है। 28 अक्रिय गैस यानी नियॉन है। 287 हैलोजन क्लोरीन है और 288 अक्रिय गैस आर्गन है। 85 है, सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है? सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है? तो 3 है, डी ऑप्शन। कैसे? बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के बीच उपस्थित बंध यानी बॉन्ड कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती और आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। सीओ समूह का आबंध क्रम 3 है। 86 है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। दिए गए प्रश्न में द्रव्यमान की संख्या बराबर क्या होगा? 2 + 2 यानी 4 प्राप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। 87 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। 88 है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? एक तत्व
जो एक तत्व है, एलिमेंट है, एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? इसका सही जवाब होगा XH2। क्या होगा? XH2। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगर बात करें, अच्छा, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रियाएं करेंगे, इस प्रकार XH4 का निर्माण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 89। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या होती है वो होती है 12 और 3 की। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। पर देखिए ये होते हैं 6 ये वाला। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन, मतलब कि प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध प्राप्त होते हैं। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी किस प्रकार का पानी होता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है हेवी वाटर का, वो होता है D2O। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। पानी का वह पानी जो होता है, भारी पानी वो होता है जिसमें हाइड्रोजन का जो स्थान है वो कौन ले लेगा? आइसोटोप। इसका सूत्र याद रखिएगा, D2O को हेवी वाटर कहते हैं। 91 है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश में यानी समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक यानी आइसोटोप कहते हैं। दूध का उदाहरण क्या है? दूध क्या है? दूध एक, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दूध एक इमल्सन का मतलब उदाहरण भी है, इमल्सन का भी है और कोलाइड विलयन का भी है। तो आपका बी और सी दोनों सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, मतलब कि छोटे होते हैं। कोलाइड के कई रूप का या कई प्रकार होते हैं, जैसे मतलब एरोसोल यानी गैस माध्यम में द्रव का मिश्रण, इमल्सन यानी द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण, जेल यानी ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण आदि। दूध फ्रेश क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है। इस प्रश्न का विकल्प बी और सी दोनों सही है। 93 है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन क्या होता है? फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहलाता है, किण्वन। अंगूर और अन्य फलों में या अंगूर या जो अन्य फल के जो रस होते हैं, इन रसों को ईस्ट यानी खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं, इनकी उपस्थिति में किण्वन के द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रम में मोलासेज यानी सीरा या गन्नों तथा फलों से प्राप्त शर्करा या विभिन्न प्रकार के अन्नों से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इनवर्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में इन्हें सर्वप्रथम परिवर्तित किया जाता है। और इन दोनों के जो सूत्र हैं C6H12O6। अच्छा, यहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा C12H22O11 का मतलब क्या है? ये किसका सूत्र है? यह है शर्करा यानी चीनी का सूत्र और इसमें H2O मिलाया जाता है। इसके साथ इनके C12H22O11 प्लस H2O के उपस्थिति में, इन दोनों के साथ इनके इनवर्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की प्राप्ति की जाती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम है। जाइमेस की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं। इनवर्टेज तथा जाइमेस दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं। C6H12O6 जाइमेस की उपस्थिति में C2H5OH प्लस CO2 का यानी इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है।
94 है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा जाइमेज। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 95 शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें तो 96 है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। याद रखिएगा। चीनी का सूत्र क्या है? कमेंट करके बताइएगा। 97 है यूरिया में उपस्थित होने वाले जो तत्व हैं वो कौन से हैं? यूरिया में उपस्थित होने वाले जो तत्व हैं वो है आपका CHNO, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 होता है। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे मतलब कार्बामाइड भी कहा जाता है। 98 है अपमार्जक क्या है? डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट एक शोधन अभिकर्ता है। क्या है? एक शोधन अभिकर्ता है। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन और अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। 99 है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वह कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वनस्पति तेल, यानी ऑप्शन ए। जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल या वसा संगत एसिड सोडियम लवण और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो तांबा और जस्ता। याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि सही जवाब है। पीतल में तांबा यानी कॉपर और जिंक धातु को मिलाया जाता है। इसके बाद 101 है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक, यानी ऑप्शन ए। तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। 102 है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, यानी उपयुक्त जो है सभी। रेडियोधर्मी पदार्थों से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें धन आवेशित, ऋण आवेशित और उदासीन होती है। 103 है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है? हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस है नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। 104 वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु में अन्य के गैसों का मिलना होता है जैसे NO2, N2, O2, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और शेष अगर बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन और ज़ूनॉन आदि भी पाए जाते हैं। 105 है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो रसायन मिलाया जाता है वो कौन सी रसायन होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलिथ्रीन। एलिथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। 106 है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है आपको बताना, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है, अगर इसका सही जवाब आप दे पाएंगे तो कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कुछ ही और प्रश्न है। इसके बाद ये जो आपका रसायन शास्त्र से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए अगर बात करें तो कठोर पानी वह है जो अपमार्जक यानी साबुन लगाने पर झाग मतलब कि जो झाग यानी फॉग जो होता है सहजता से उत्पन्न नहीं करता है। इसका मुख्य कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। 107 है हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कौन सी होती है? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, लाफिंग गैस है, सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया याद रखिए एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग करते हैं। 108 है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। और प्रश्न संख्या 109 जो है इसको सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। तो चलिए मिलान करते हैं।
त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर का जो संबंध है किससे है, तो पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण का जो संबंध है, इसका जो संबंध है डेसिबल से है। वैश्विक तापन का जो संबंध है वह है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और ओजोन छिद्र क्यों हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। यानी इसका जो मिलान होगा ऑप्शन बी में दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा, दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। त्वचा कैंसर का कारण है पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जीव विज्ञान से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।